सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 16 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे कई खबरें हैं। वक़्फ़ कानून को लेके अभी भी न्यायालय और सरकार के बीच में अनबन है। हालांकि न्यायालय ने कह दिया है कि वक़्फ़ कानून पर रोक से इनकार, और बहुत चीज़ चल रही है। इसे सुन नहीं जाएंगे, डिटेल में आर्टिकल आएगा तभी इसमें हम बात करेंगे। आगे चलते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है हादसे की रफ्तार, संतुलन का संदेश और नेपाल में असंतोष और आंदोलन की राह। ये असल में हाल ही में आपके एक सड़क दुर्घटना को लेके संपादकीय है। मुद्दा यहाँ पे दुखद है कि आए दिन ये घटनाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। अब मैं उस घटना पे नहीं जाऊँगा, मगर मैं कई आंकड़ों पे आता हूँ जो कि आपके आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रतिदिन 474 लोग सड़क हादसे में अपने जान गंवा देते हैं और वर्ष 23 में 1.72 लोगों की सड़कों हादसों में जान गई है, जो वर्ष 2022 में 1.68 लाख मौतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है। वर्ष 2023 में सड़क हादसों में आई कुल मौतों में से 68% से ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण हुई हैं। इससे साफ है कि सड़क तेज रफ्तार का जुनून कितना भयावह साबित हो रहा है। इस तरह के जुनून में डूबे लोग आमतौर पर यातायात संबंधी नियमों कानूनों की ताक पर रखकर वाहन चलाते हैं। ऐसे में कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ ज़रूरत है उन लोगों की मानसिकता को बदलने की, सड़क पर तेज़ रफ्तार को अपनी शान समझते हैं। अब ये चिंता है यहाँ पे कि सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ा कदम समाज को उठाना पड़ेगा कि अवेयरनेस फैलाएं अपने सगे संबंधियों, नज़दीकी लोगों के बीच में, कि कृपया करके तेज़ गति में ना चलाएं, क्योंकि इससे आप अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं जिनकी गलती नहीं है कोई। सिर्फ सड़क पे चलना ही उनका गुनाह ना बन जाए। अगला संतुलन का संदेश। इसी वर्ष अप्रैल की शुरुआत में संसद से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अस्तित्व में आया। तभी से इसकी कुछ प्रावधानों को लेकर मुस्लिम समुदाय में भीतर कई असहमतियाँ पैदा हुई थी और इस पर रोक की मांग की जा रही थी। प्रतिक्रियाओं के समांतर जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, तब यह उम्मीद लग जगी कि इस कानून पर उभरी असहमतियों पर कोई स्पष्टता कायम हो सकेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून अधिनियम से जुड़े मामलों पर जो अंतरिम फैसला दिया, उसे प्रभावित पक्षों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं इस पार उभरे विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती हैं। अदालत ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग को मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगा दी जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। निश्चित रूप से इसके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में शायद वक्त लगेगा, मगर इस मुद्दे पर जिस तरह के तीखे मतभेद खड़े हो गए थे, उसमें शीर्ष अदालत का फैसला विवाद को अंतिम तौर पर खत्म करने की दिशा में सहायक साबित हो सकता है। और गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सबसे बड़ी आपत्ति जिलाधिकारी को सौंपे गए अधिकार पर जताई गई है। इसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार ख़त्म कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की उस धारा पर रोक लगा दी है जो एक पॉइंट लोगों को खटक रहा था, जिससे जिलाधिकारियों को ये तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय वक्फ में 4 और राज्यों के बड़े बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। फिलहाल केंद्रीय बोर्ड में 22 और राज्यों के वक्फ बोर्डों में कुल 11 सदस्य होते हैं। इसी तरह एक अहम निर्देश के तहत अदालत ने उस प्रावधान पर भी नया नियम बनाने तक के लिए रोक लगा दी जिसके तहत 5 वर्ष से इस्लाम का अनुयायी रहा व्यक्ति ही अपने संपत्ति वक्फ को दान कर सकता था। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील मसले पर फैसला देते हुए काफ़ी हद तक संतुलित रुख अख्तियार किया। यही वजह है कि एक और इस अंतरिम निर्णय को मुस्लिम पक्ष ने राहत देने वाला बताया है, वहीं इस अधिनियम के समर्थन में हस्तक्षेप करने वाले याचिकाकर्ताओं ने भी संतोष जताया और केंद्र सरकार भी स्वाभाविक रूप से खुश है कि अदालत ने इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई।
जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करा गया माननीय न्यायालय में, और देखते हैं और इसमें क्या प्रोग्रेस होती है। अगला संपादकीय बढ़ते हैं, नेपाल में असंतोष और आंदोलन की राह। यह लेख लिखा है ब्रह्मदीप अलूने साहब द्वारा। नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास जनता के निरंतर संघर्ष, आकांक्षाओं और असंतोष की गाथा है। राजतंत्र से लोकतंत्र एवं गणराज्य तक की यात्रा में नेपाली जनता ने बार बार सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज़ बुलंद की है। जनता ने निरंकुश शासनतंत्र की चुनौती देकर करीब 250 साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, और जब जनता ने लोकतंत्र में भ्रष्ट एवं अवसरवादी दलीय राजनीति पर प्रश्न खड़े किए हैं। ये तो है, देखिए बहुत बड़ी बात है कि पहले तो उन्होंने मोनार्की को हटाया था और अब की बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया। दरअसल नेपाल की राजनीतिक धारा अक्सर आंदोलनों और विद्रोह से संचालित होती रही है। एक बार फिर देश की जनता व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए सड़कों पर निकली और उसका असर भी देखने को मिला। लोकतंत्र की मजबूती 3 स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। नेपाल के घटनाक्रम से यह सबक मिलता है कि यदि ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और पक्षपात की चपेट में आती हैं तो लोकतंत्र केवल औपचारिक ढांचा बनकर रह जाता है। तब अविश्वास से भरी जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाती है। नेपाल ने लंबे समय तक राजतंत्र को झेला था और इसलिए देश में क्रांति और विद्रोह के बाद करीब 17 वर्ष पहले वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुका। राजतंत्र के दौरान नेपाल में जनता का जीवन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कठिन था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षा की जाती है कि यह व्यापक जन कल्याणकारी होकर सामाजिक न्याय की स्थापना में मददगार बने, प्रशासन में पारदर्शिता हो तथा विकास की प्रक्रिया में सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। नेपाल में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। अभिजात नेताओं के एक समूह ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने गिरफ्त में ले लिया था तथा सत्ता को एक छोटे और खास समूह तक केंद्रित कर दिया था। इसमें वामपंथी नेताओं का प्रभाव भी था, इसलिए इसे जनवादी तानाशाही से मिलता जुलता और चीनी व्यवस्था को अपनाने ऐसे माना जाने लगा। पिछले एक अरसे से नेपाल की सत्ता 3 नेताओं के इर्द गिर्द नजर आती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पुष्प कमल दल प्रचंड, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली। मतलब हुआ ये कि मोनार्की से लोग परेशान थे कि मोनार्की में जन कल्याण प्रायोरिटी नहीं होती है, राजा होता है जो उसका मन करता है वो करता है। उल्टा वहीं पे जब डेमोक्रेसी में जब आता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है, जनता की सुननी पड़ती है, जनता के लिए तंत्र बनाना पड़ता है, तंत्र जनता के लिए कार्य करेगा। अब इसमें भी क्या हो गया था, ट्रायंगल बन गया था। 3 ही लोग थे जो बार बार सर्कुलेशन में प्रधानमंत्री बने जा रहे थे। अल्टीमेटली सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा था, सिस्टम वैसे का वैसा ही तानाशाही वाला चल रहा था। कहने को डेमोक्रेसी थी और 3 लोगों ने अपने आसपास पूरी सत्ता केंद्रित कर दी थी। नेपाल में लोकतंत्र को चुनावी प्रक्रिया तक सीमित करने से जनता में असंतोष पनपा और यह विकराल रूप में सामने आया। लोकतंत्र से लोगों की उम्मीद थी कि विकास, समानता, सामाजिक न्याय और शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मगर बहुदलीय स्वतंत्र के बावजूद जनता की ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार और सत्ता की होड़ में उलझे रहे, जनजीवन में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हुआ ये, पार्टियों ने अपनी तो पूरी मौज कर ली, सब अपना अपने बच्चों को अच्छे देशों में भेज दिया, एक लैविश लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया, महंगी महंगी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। जनता वैसी की वैसी ही परेशान घूम रही थी। नेपाल में वर्ष 2015 में नया संविधान लागू होने के बावजूद मधेसी जनजाति और दलित समुदाय के युवाओं को प्रतिनिधित्व तथा समानता के अवसर नहीं मिल पाए। संघीय ढांचा अपेक्षित स्तर पर सेवाएं और न्याय नहीं दे पाया। शिक्षा और अवसरों की समानता भी युवाओं को आक्रोश का कारण बनी। इससे यही धारणा बनी कि नया संविधान भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। ऐसे में युवाओं का सड़कों पर उतरना अस्थिरता, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और कमज़ोर लोकतांत्रिक संस्थाओं की देन है। राजतंत्र का वास्तविक विकल्प सहभागी लोकतंत्र है। सहभागी लोकतंत्र में शांत शासन और नीतिगत निर्णयों की हर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होती है। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की राजनीति में कई ऐसे पहलू दिखते हैं जिनसे यह कहा गया जाने लगा कि उन्होंने चीन की एक दलीय शासन प्रणाली की शैली अपनाकर जनता और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की।
संसद को दरकिनार करना, संवैधानिक संस्थाओं का प्रभाव जमाना और विपक्ष को कमज़ोर करना उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैसी केंद्रीकृत व्यवस्था को से मेल खाता है। यही समस्या लोगों को देखने को मिल रही थी कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने राजशाही को हटाया था, राजशाही में क्या होता, जो राजा कहे वो ठीक, जो राजा को ठीक लगे वही सही हो जाता था। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जो बन रहे थे यही कर रहे थे। नेपाल में एक बड़ी समस्या राजनीतिक अस्थिरता की रही है। वहीं लोकतंत्र आने के बाद से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जो निरंतर जारी रहा। सरकारें बार बार गिरती रहीं और इससे विकृतियां उत्पन्न हो गईं। सत्ता संघर्ष और अवसरवादिता ने लोकतंत्र की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाया है। देश के प्रमुख राजनीतिक नेता विचारधारा या जनहित को दरकिनार करते रहते और व्यक्तिगत लाभ तथा सभा साथ साझेदारी पर केंद्रित हो गए। नेतृत्व पर गिने चुने वरिष्ठ नेताओं का वर्चस्व कायम हो गया और युवा और युवाओं को तो कुछ नहीं मिला। जो पार्टी सत्ता में आ रही थी वो अपने लिए पूरा वेलफेयर कर रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे ठोस नीतियां बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र पर जनता का विश्वास कमज़ोर होना गंभीर और बहुआयामी संकट है। म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद नेपाल में जनता का हिंसक विद्रोह समूचे क्षेत्र के लिए चुनौतियां बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में पहले ही सेना का प्रभुत्व ज़्यादा दिखता है। दूसरी ओर इस क्षेत्र के देशों की व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण और अवसादवाद से प्रभावित रही हैं। इससे गरीबी और असमानता की खाई गहरी हो रही है। जनता में निराशा बढ़ने से विरोध या हिंसक प्रदर्शन भी जोर पकड़ रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया के लिए भू राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। नेपाल में स्थिरता लाने तथा समूचे दक्षिण एशिया में शांति कायम रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत को पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, संवैधानिक और चुनावी सुधार में सहयोग देने तथा आर्थिक और विकास परियोजनाओं में माध्यम से नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास जारी रखने होंगे। सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत और पड़ोसी देशों की जनता का भरोसा रखा जाए और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए जाएं। इस तरह भारत क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों का रक्षा कर सकता है। बहुत ही बढ़िया संपादकीय है वर्तमान में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर, जो कि नेपाल के साथ साथ आसपास के कई देशों में देखने को मिली है बीते कई लंबे समय से। और एक ऐसी कहानी नेपाल की ही है जो नेपाल के कई देशों की है, जिन्होंने जो सोचा था कि लोकतंत्र आने से उनकी समस्याएं हल होंगी, उनको और बेहतर जीवन उनके देश में मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। नेपाल बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब भी कोई लोकतंत्र के मूल्य वैल्यूज़ को दबाने की कोशिश करेगा, जनता विद्रोह करके वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, संवैधानिक वैल्यूज़ को अस्तित्व में लाएगी। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।